IIT JAM Economics is not a very difficult exam to clear. It just takes 4 to 6 months of smart planning as well as preparation to clear the exam to get a seat in IIT Delhi, IIT Roorkee, IIT Kanpur. Believe me when I say this, a lot of students who have cleared IIT JAM Economics, they did not study for like 12 hours a day. Hello, welcome everyone to Ecoholics. Today we are going to discuss about a very important examination for our students who aspire to pursue their MSc Economics from IIT Delhi, IIT Roorkee, IIT Kanpur. So all of the students start feeling as soon as they start their preparation journey, सब लोगों को डर लगने लगता है, सबको लगता है अरे बहुत मुश्किल एग्जाम है, पूरा साल स्ट्रेस में रहते हैं, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर हो नहीं हो किसी को नहीं पता. There is no guarantee even after that. So in today's video, I'm going to tell you what you have to do, how do you need to study, how do you need to prepare. Basically everything a topper do. Anyone who get into IIT Delhi in the first list, वो जो करते हैं, I'm going to tell you this thing. So if you have seen IIT Delhi की first list में, when you look at MSc Economics, 9th 10th rank पे तो list close हो जाती है. If we talk about unreserved category, which means कि आपको उन top 20 students में आना होगा अगर IIT Delhi में admission चाहिए, right? So how to come in the top 10, in top 20 or even in top 30 students? Because there are limited seats in MSc Economics across different IITs. So if you want to get into that, you have to be in top 50. That should be your agenda. So in today's video, I'm going to tell you exactly what you have to do. Okay, so let's see. Let's move ahead. The first thing that you need to make clear is, from my personal experience, if I tell you, I have seen multiple students. कुछ लोग पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, उनको सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं, they know everything. मतलब अगर मैं उनको जाके पूछूं आपने माइक्रो का ये रिवाइज किया, वो बोलेंगे हाँ मैम कर लिया. मैथ्स का ये किया, हाँ सब कर लिया, हमने तो ये बुक भी पढ़ ली, हमने तो वो बुक भी पढ़ ली. लेकिन फिर जब मॉक टेस्ट में उनके नंबर जो हैं वो बिल्कुल 20% 30% आते हैं, तो वहां पे आके वो स्ट्रक हो जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या. और IIT जैम में ज्यादा से ज्यादा 40-50% आ जाएंगे, अब उससे तो एडमिशन नहीं मिलेगा. द प्रॉब्लम विच क्रिएट्स, द प्रॉब्लम जो उनके सामने आती है जिस वजह से वो मार्क्स नहीं ला पाते, इवन इफ देयर कॉन्सेप्ट्स वर क्वाइट क्लियर, वो प्रॉब्लम थी द वे दे स्टडीड. उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर किया, कैसे लर्न किया, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इफ आई एम टीचिंग यू अ कॉन्सेप्ट, उसको आप किस तरीके से समझ कर लर्न कर रहे हो और दूसरा स्टूडेंट कैसे लर्न कर रहा है, वो भी डिफरेंस लेके आएगा IIT जैम इकोनॉमिक्स की एग्जाम में. सो IIT जैम का जो पेपर है ना, वो सिर्फ थ्योरी के रट्टे मारने का पेपर नहीं है. इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजेशन कि बस आप लर्न करते रहो. इट्स अबाउट कि आपको क्या आता है, हाउ मच यू लर्न, how much you know, and how fast, how quickly you can remember that. For example, let's say you know how to find optimized value of x and y in maths, but you cannot solve such questions very quickly. आपने 10 मिनट तो एक क्वेश्चन पे लगा दिए, how will you be able to attempt the entire exam? तो IIT JAM is not about just learning, it's not just about मेमोराइजेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कितनी जल्दी कितनी सही तरीके से आंसर ला पाते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 में से आपने लेट्स से 60% पेपर भी सही अटेम्प्ट कर दिया, सो 60% मार्क्स भी आ गए, दैट्स गुड. लेकिन अगर आपने 100 में से 90% अटेम्प्ट करके भी नेगेटिव मार्किंग करवा ली, मार्क्स डिडक्ट करवा ली और अल्टीमेटली 40% मार्क्स आए, उसका क्या फायदा. तो द थिंग इज कि आपको प्रैक्टिस करनी है फास्ट सॉल्व करने की, लेकिन करेक्टली. तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, और आपको दोनों चीजों को अचीव करना है. स्पीड पे भी वर्क करना है, एक्यूरेसी पे भी. तो व्हेन यू आर डूइंग अ प्रिपरेशन, याद रखना कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ सही आंसर निकालना नहीं है पेपर में. आवर ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू गेट द करेक्ट आंसर्स इन द मोस्ट quickly way, in the most fast manner.
ऑप्टिमाइजेशन सब लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में. व्हाट डज ऑप्टिमाइजेशन टीचेस यू? इट टीचेस यू कि वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल उससे आप बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल पाओ. सो सेम थिंग इज हियर. आप पढ़ रहे हो, दैट इज योर अवेलेबल रिसोर्स, लेकिन उससे आपको बेस्ट रिजल्ट लाना है. सो दैट व्हाट यू हैव टू डू. तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हुए माय डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, स्पेशली माइक्रो मैक्रो, क्योंकि एप्लीकेशन क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो आंसर नहीं बनेगा. यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आता, रट्टेबाजी मार के नहीं सॉल्व कर पाओगे. You need to know the application side of the concept. Second thing, numerical ability. क्विकली कैलकुलेशन सॉल्व करना आना चाहिए, डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट फटाफट से निकाल लो, इनवर्स फटाफट से निकाल लो, रैंक निकालना आना चाहिए, शॉर्टकट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. ये नहीं है कि मैंने बोला डिटर्मिनेंट निकालो और आप बैठ के 3/3 का सॉल्व कर रहे हो. आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें जीरो की रो है, जीरो का कॉलम है, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो गया. सो वॉट एवर प्रॉपर्टीज यू डू न्यूमेरिकल की, वो सब प्रॉपर्टीज को याद रख के शॉर्टकट यूज करना है. ग्राफ्स बहुत अच्छे से होने चाहिए. मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफी सारे क्वेश्चन आए, एसएलएम के कह लो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के क्वेश्चंस, वो ग्राफ ड्रॉ करके ना, व्हेन यू मेक द शिफ्ट, उसी से आंसर निकल जाता है कि वाई में इंक्रीज आएगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी, प्राइस में क्या होगा. सो ग्राफ की इंट्यूशन पता होनी चाहिए एंड यू कैन यूज द ग्राफ टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एंड एज आई टोल्ड कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए. टॉकिंग अबाउट स्टैट्स के अंदर मीन, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी, इनके शॉर्टकट फॉर्मूलाज, इनकी प्रॉपर्टीज, these are very important. So remember, JAM is a problem solving exam and it's not a memorization exam. Okay? So you have to be very careful over here. दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स को देखनी है वो है कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है. आपको वो मिस नहीं करना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एग्जाम का स्ट्रक्चर ही मिस कर दिया और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपको बाद में रियलाइज हो रहा है जब आप मॉक दे रहे हो कि अच्छा इस टाइप में ऐसे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, वैसे वो सब प्रॉब्लम पहले ही. तो व्हेन अ स्टूडेंट नोज अबाउट द एग्जाम स्ट्रक्चर, दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एंड व्हेन यू डू अ कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेट में आ सकते हैं, या सिर्फ एमएसक्यू में पूछे जा सकते हैं, या सिर्फ एमसीक्यू में. सो इफ यू नो अबाउट द एग्जाम स्ट्रक्चर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, तो आपके पास क्लैरिटी होगी कि अच्छा मुझे ये टॉपिक कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में. सो हाउ कैन यू स्कोर मार्क्स, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. वो आपका एक फाइनल गोल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं which come for 1 marks as well as 2 marks, जिसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली की. ठीक है. एमएसक्यू आते हैं जिसपे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. यू गेट अ मार्क इफ एंड ओनली इफ यू चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन में से ए और सी करेक्ट था एंड बी ऑल्सो, लेकिन आपने सिर्फ ए और सी के आगे टिक लगाया तो बी को चूज नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेगा आपको. all you have to select all 3 options in order to get marks. MCQ में you know marks तब मिलेंगे if the answer is correct and if the answer you have chosen is wrong तो negative marking हो जाएगी. Third is NAT, numerical answer type. इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, fill in the blank आता है in which you have to enter a number using the virtual keyboard that is given to you in exam. Again in this 1 mark 2 mark question आएगा, लेकिन you will be awarded marks if and only if your answer is correct, no negative marking. One thing you have to take care is कि if they have said कि 2 decimal places तक आंसर आना चाहिए like 8.56, you have to do it like that. You cannot just do 8 approximation. So you have to see कि in the NAT you have to fill integer, rational number, what do you have to fill? So that will be written कि answer should be in integer, answer should be in real number. MSQ 2 marks के आते हैं, सिर्फ 1 mark का MSQ नहीं आता. NAT is a very beautiful section. NAT में से आपको मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है, क्योंकि नेट में क्या है ना कि व्हेन यू फाइंड आउट योर आंसर, फर्स्ट थिंग इज वेरिफिकेशन इज वेरी इजी. यू गेट टू नो इंटीजर फिल करना है या क्या फिल करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन की डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं है, एलिमिनेट नहीं करना किसी भी चीज को, आप आंसर फिल के ऊपर फोकस रख सकते हो. सो 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के नेट के आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके जो है दैट कम्स अप फ्रॉम योर 2 मार्क्स वाला. तो इट्स वेरी गुड सेक्शन और आपको इस पे फोकस करना है. तो नैट के लिए सब लोग मेरे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे. नो स्टूडेंट विल लीव प्रिपरेशन फॉर नैट. नैट के लिए मैथ्स, स्टैट्स,
मैक्रो के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और माइक्रो, ये 4 मॉड्यूल ऐसे हैं जिसके नैट में क्वेश्चन आते हैं। तो इफ यू प्रिपेयर दीज मॉड्यूल हो जाएगा। अब डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं आएगा नैट में, ऑप्टिमाइजेशन का आ सकता है, एक्स वाई की फाइंड आउट करना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। जस्ट थिंक कि जहां पे भी मुझे वेरिएबल टाइप करना है वो नैट में नहीं आएगा, नंबर टाइप करना है तो वो नैट में आएगा। तो ये इस सेक्शन के लिए मेरे स्टूडेंट सभी इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। नैट इज अ गेम चेंजर, कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत इजीली प्ले कर सकते हो। एमएसक्यू में क्या है ना कि अगर आपने 2 सिलेक्ट कर दिए, थर्ड राइट ऑप्शन नहीं किया, वहां मार्क्स कट गए, बट नैट में ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट इज वाई यू हैव टू use the NAT section to change your cutoff scores. So MCQ rewards elimination, but NAT gives you accuracy as finding answer. जो आपने आंसर फाइंड किया है तो ठीक होगा या गलत होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज वेरी क्रूशियल। डू नॉट ओवरलुक द सिलेबस। यू हैव टू ऑलवेज लुक कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पोर्शन से आ रहे हैं, सिलेबस क्या क्या है, मुझे क्या क्या करना है। कुछ सिलेबस टॉपिक्स ऐसे होते हैं विच आर जस्ट पुट अप टू ड्रेन योर एनर्जी, टू जस्ट पुट अ प्रेशर ऑन योर माइंड, लेकिन यू हैव टू सी कि उसमें से क्वेश्चन आता भी है या नहीं, या अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा। तो जैम का सिलेबस 4 पिलर्स पे डिपेंडेंट है। तो रैंडम पढ़ाई है ना, कभी कोई किताब उठा ली, कभी माइक्रो पढ़ लिया, कभी मैक्रो पढ़ लिया, कभी मैथ्स, ये नहीं करना आपको। आपको बहुत प्रॉपर वे से अपना प्लान बनाना है। ऐसा नहीं करना, अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 2 को कंप्लीट करो, फिर थर्ड पे जाओ। मल्टीपल सब्जेक्ट्स को मत पढ़ो। जैसे पहला पिलर है माइक्रो, सेकेंड है मैक्रो, थर्ड है मैथ्स और फोर्थ है स्टैटिस्टिक्स। ये मेन पिलर्स हैं। इससे आपका 50% एग्जाम कवर हो जाता है। उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी। डू यू नो इंडियन इकोनॉमी के 7 to 8 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी, और इसके बाद जो है वो है रैंडम क्वेश्चन, सच एज question from growth and development, question from international economics, question from demography, question from other portions। 4 pillars के बाद 5th है इंडियन इकोनॉमी। ये 5 सब्जेक्ट्स आपको विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज करने हैं। इकोनोमेट्रिक्स से भी क्वेश्चंस कम आते हैं, बट यस दे डू कम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, वेलफेयर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेन 4 मॉड्यूल्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस कम रिपीटेटिवली। Macroeconomics and national income, we are seeing कि it is gaining importance. ISLM, monetary policy, fiscal policy, inflation, Phillips curve के questions come up. Growth के basics पूछ लेते हैं, solo model और and all of that. उसके बाद mathematical economics में maxima, minima, optimization, matrices, linear algebra, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। sequence series वगैरह से क्वेश्चंस कम आए हैं। स्टैटिस्टिक्स है प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, देयर मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको ये सब करना है। सो अंडरस्टैंड कि आपको 100% सिलेबस अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, वैसे तो करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप ये 5 पिलर्स तो जरूर करो। इंडियन इकोनॉमी को कोई नहीं छोड़ेगा। एमसीक्यू और एमएसक्यू से क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी में दे डू कम। नाउ वी हैव टू सी कि ये तो सिलेबस हो गया पूरा का पूरा। सिलेबस के अलावा ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा रेकरिंग है। सो व्हाट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द PYQ एनालिसिस। ये बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि अगर स्टैट्स आता है तो मैं सब कुछ स्टैट्स का कर लूं, मुझे ये भी देखना है कि स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर चीजें आ क्या रही हैं भाई, वो भी तो देखना है। सो PYQ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं? When a question is written, तो फर्स्ट सब्जेक्ट का नेम लिखो कि माइक्रो का क्वेश्चन है या स्टैट्स का, और उसके बाद टॉपिक का नेम लिखो कि कौन से टॉपिक से आया है। सो आफ्टर दैट यू गेट टू नो कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। सो सम ऑफ द रिपीटिंग टॉपिक्स विच वी हैव सीन इन द IIT JAM इकोनॉमिक्स एग्जाम इज माइक्रो से यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, बजट कॉन्स्ट्रेंट, शिफ्ट इन कर्व्स, ये काफी रिकरिंग टॉपिक्स हैं। कॉस्ट कर्व के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कॉस्ट कर्व क्या होगा, क्या शेप होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशंस आती हैं फॉर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स लाइक मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स आते हैं वेयर यू हैव टू इक्वेट द वैल्यूज एंड गेट द इक्विलिब्रियम। गेम थ्योरी से रिलेट करके क्वेश्चन आता है, ओलिगोपॉली, डिओपॉली, इस सब पे। इलास्टिसिटी इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलास्टिसिटी से क्वेश्चन यू विल सी। Lagrange के क्वेश्चंस you will see, probability, expected value, variance के numericals you see,
रिग्रेशन के बेसिक्स ज्यादा रहते हैं जिसमें आपको इंटरप्रेट करना होता है रेदर देन सॉल्विंग फॉर द वैल्यूज। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है आपके पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एचडीआई, ऑल ऑफ दीज जो फिक्स टॉपिक्स है ना इंडियन इकोनॉमी के, उससे द क्वेश्चंस आर कमिंग। सो यू हैव टू फिगर आउट, आपको ये करना है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। इफ यू वांट PYQs फॉर फ्री विद आंसर कीज, you can go to our website www.ecoholics.in where you can download them for free, or you can message us on this number 7880107880, and we will share the answer keys of IIT JAM past year papers along with past year papers as well. और आप उसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, so it will help you in your preparation. It will help you in your preparation. Okay, so that you have to take care of. Now, after this, अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर कि भाई पेपर में ना पूछते कैसे हैं सवाल, एग्जामिनर की साइकोलॉजी कैसी है, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्योंकि एग्जामिनर की साइकोलॉजी कैसी होगी ना, दैट मेक्स द मोस्ट डिफरेंस कि इस टॉपिक को वो किस तरीके से पूछेगा। तो whenever you are doing assumptions of a model, हमेशा याद रखना assumptions डायरेक्ट कभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, हमेशा assumptions को ट्वीक करके एप्लीकेशन पूछी जाएगी या एक सिचुएशन दे देंगे जिसमें assumption will help you to find the answer। ग्राफ के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो ग्राफ को डायरेक्ट बनाने को तो बोलता नहीं है, क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें आपको ग्राफ की मूवमेंट करके बताना पड़ेगा कि y में इंक्रीज आएगा, इस वेरिएबल में क्या होगा, और उसमें अगर आपको ग्राफ क्लियर नहीं है तो आप उसकी इंट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। सो जैम का एग्जाम हमेशा एप्लीकेशन टेस्ट करता है, नॉट मेमोरी। ठीक है, सो दे ऑलवेज यूज अ ग्राफ टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एज आई सेड, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ट्वीक कर देते हैं, असम्पशंस के ऊपर सबसे ज्यादा। स्टैटिस्टिक्स में दे टेस्ट की स्टूडेंट को प्रॉपर्टी पता है या नहीं पता है, तो मतलब वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टी अगर मैं चेंज कर दूं कुछ तो कैन द स्टूडेंट आंसर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टी, वेरिएंस की प्रॉपर्टी। अगर आपको वो नहीं पता होगी तो मे बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो दे आस्क यू वन स्टेप लॉजिक, ना कि डेरिवेशंस। तो जहां डेरिवेशंस है सिलेबस में स्किप कर दो, वो नहीं आने वाला है। यूजुअली स्लोप और शिफ्ट वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट अटक जाता है। स्लोप में क्या होता है, फ्लैटर स्लोप कैसे बनाऊं डाउनवर्ड की, अपवर्ड स्लोपिंग में फ्लैटर स्लोप क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। मार्जिनल एवरेज में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, assumptions जैसा मैंने बोला कि वो सब जरूरी है। सो मोस्ट रॉन्ग आंसर्स हैपन ड्यू टू वन रॉन्ग assumption। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हर वाई का आंसर पता होना चाहिए। यू शुड नो आंसर टू एवरी वाई, कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, ये शिफ्ट क्यों आया ग्राफ में, ये कर्व फ्लैट क्यों है, ये स्टीप क्यों नहीं है, इसकी स्लोप क्या है। सो इफ यू नो आंसर्स टू एवरी कॉन्सेप्ट लाइक दिस, तो यू विल नेवर गेट स्टक in your examination. There are some common mistakes that every student make. Every student, क्योंकि जल्दबाजी है, एग्जाम की एंजाइटी भी है, टाइम भी भाग रहा है, तो बहुत कुछ देखना है, एक स्टूडेंट को मल्टीपल चीजें मैनेज करनी है। लेकिन इफ यू नो कि क्या गलतियां आप कर सकते हो तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाओगे when you're going to attempt the examination. What are these? सबसे पहली मिस्टेक विच स्टूडेंट डू इज they just open the book, they just keep reading it. Let's say स्नाइडर एंड निकलसन ओपन कर लिया माइक्रो के लिए एंड बस पढ़े जा रहे हैं। अच्छा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैपन हियर, अच्छा दिस हैपन हियर, अच्छा ग्राफ में दिस इज हाउ इट शिफ्ट्स। ऐसा नहीं करना। टेक आउट योर नोटबुक, अपनी नोटबुक निकालो, कॉन्सेप्ट्स को करके देखो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसका फॉर्मूला लिखो, उसके बारे में लिखो, उसकी प्रॉपर्टीज लिखो, उसका ग्राफ बनाओ। राइट, डोंट जस्ट रीड, राइट। वो नहीं करना। न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करते, सोचते हैं एग्जाम से पहले कर लेंगे, नहीं, यू हैव टू डू न्यूमेरिकल, साथ साथ सॉल्व करते चलो। एमसीक्यू की हैबिट इतनी ज्यादा लगी हुई होती है कि एमएसक्यू और नैट टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। एमएसक्यू में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एमसीक्यू में तो एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो दे चूज द बेस्ट फिट। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यू हैव टू, एमएसक्यू में तो यू हैव टू चूज मल्टीपल वंस। तो इस हैबिट को आपको ब्रेक करना है। तो when you are doing practice of question, I always tell all the students कि भाई ऑप्शन मत देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ के आंसर निकालना सीखो।
मैथ्स और स्टैट से डरना सबसे बड़ी मिस्टेक। कोई ऐसी चीज तो है नहीं विच इज मेड फॉर एलियंस। मैथ्स और स्टैट्स बहुत ईजी है। इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद मैथ्स और स्टैट्स, यू कैन कनेक्ट विद मी वंस। बहुत नॉन मैथ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु हैव स्टडीड विद मी मैथ्स एंड स्टैट्स एंड दे हैव क्लियर्ड आईआईटी जैम, दे हैव स्कोर्ड सीट्स देयर। मैथ्स और स्टैट्स को बस एक तरीके से पढ़ना होता है, बेसिक से स्टार्ट करना होता है, क्या चीज कहाँ अटकेगी वो पता होगा तो। मैथ्स और स्टैट्स ओवरवेलम फील करते हैं जब खुद तैयारी करनी हो। तो देयर इज अ वे हाउ यू स्टडी देम, क्या किस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक पढ़ना है वो पता होना चाहिए। तो उससे डरोगे नहीं। कोई हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 7880107880। सिर्फ ये कर लो और मुझसे बात कर लो। आई कैन हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन एज वेल। लास्ट थिंग, एरर नोटबुक नहीं बनाते। व्हाट इज एरर नोटबुक? आपने टेस्ट दिया, आपकी गलतियां हुई, यू मेड मिस्टेक्स, यू अटेम्प्ट रॉन्ग, तो वो क्या करना है, एरर नोटबुक में लिखना है कि व्हेन आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, मैंने ये गलती की थी, इसका राइट सॉल्यूशन ये है। दैट एरर नोटबुक वर्क्स एज अ मैजिक व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एग्जाम। एग्जाम से एक महीना पहले रिवीजन कर लो कि क्या गलतियां मैं अक्सर करता हूं जो मुझे अब नहीं करनी। और रिवीजन का प्लान ही नहीं होता। दे डोंट डू दिस। वो लोग सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर रिवीजन करेंगे। गाइस, रिवीजन या सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है लास्ट मोमेंट तक, चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लो। So revision have to be done side by side. So weekly revision, revision after completion of module and revision after completion of subject, ये तीन चीजें फिक्स कर लो। So जैम के पेपर के लिए प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना इज नॉट ऑप्शनल, इट इज योर ड्यूटी। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट तो जैम का एग्जाम में जाके ना, व्हेन यू विल सिट इन द एग्जाम, यू विल फील लाइक कि यू हैव एंटर्ड अ न्यू वर्ल्ड। तो प्लीज मेक श्योर कि यू आर नॉट मेकिंग दिस मिस्टेक। अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, फेज में वी विल डू प्रिपरेशन। पहला फेज जो है ना, उसमें यू हैव टू डू योर कॉन्सेप्ट, यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनी अदर थिंग। तो फर्स्ट फेज में, जो कि 2 महीने का लेकर चलो, आपको कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला फाउंडेशन के ऊपर वर्क करना है। देखो, इफ यू आर डूइंग मेनी थिंग्स इन इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका फेज 1 जो है 4 मंथ का यही चलेगा। उसका रीजन क्या है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स ही नहीं किए हुए तो इट विल टेक यू 4-5 मंथ्स टू डू द कॉन्सेप्ट्स ओनली। बट यस, इफ यू आर अ स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है, जिसने कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, उनके लिए 2 महीने की बात है कॉन्सेप्ट्स को करना। तो 2-2 सब्जेक्ट्स का पेयर बनाओ, लाइक माइक्रो मैथ्स, माइक्रो स्टैट्स, मैक्रो इंडियन इको, ऐसे करके एक क्वांटिटेटिव एक थ्योरी लो एंड स्टार्ट डूइंग द कॉन्सेप्ट्स। ट्राई करो फेज 1 कंप्लीट हो जाए, साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, मेक फॉर्मूला शीट्स, डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। Once this all of these 5 pillars of syllabus which we discussed वो कंप्लीट हो जाए तो कम टू फेज 2। फेज 2 में ट्राई करो कि डेली बैठ के मुझे 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस विल गिव यू द स्पीड यू नीड इन एग्जामिनेशन। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो डेली का एजेंडा बनाओ कि आज 30 क्वेश्चंस मुझे करना है। नैट की प्रैक्टिस करो डेली। फिर आएगा आपका फेज 3। फेज 3 में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, एरर नोटबुक मेंटेन करनी है और एरर्स के ऊपर वर्क करना है, प्लस रिविजन करनी है। ये 4 चीजें। तो फेज 3 जो है, यूजुअली February में एवरी ईयर द एग्जाम हैपेंस। कब होता है एग्जाम? February में एग्जाम होता है। तो द फेज 3 शुड स्टार्ट फ्रॉम November एंड और December। सो November, December, January शुड बी गिवन टू फेज 3 एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से इफ यू विल फॉलो तो यू विल डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल। आपका एडमिशन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बस स्मार्ट स्टडी करनी है, देखना है भाई पेपर में क्या आता है, हर चीज नहीं पढ़ लेनी है उठा के, मल्टीपल सोर्सेस से नहीं पढ़ना है। क्या चीज आ रही है, किस तरीके से आ रही है, उसको उसी तरीके से पढ़ना है। कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने कर कुछ और लिया और आ कुछ और गया, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस थिंग एज वेल। ओके, so this is the thing. Now few things that I want to tell you before we start studying together. तो अब सब लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कुछ भी बात करनी है, कुछ असिस्टेंस चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। एक चीज याद रख लो, ग्राफ्स और नंबर्स को कभी इग्नोर नहीं करोगे। जब भी मैक्रो का क्वेश्चन आएगा, माइक्रो का आएगा, पहले ग्राफ सोचो और फिर आंसर करो।
प्रॉब्लम्स के थ्रू भी कॉन्सेप्ट करोगे, ऐसा नहीं है सिर्फ रट्टा मारोगे, ये भी देखोगे कि अच्छा इफ आई एम डूइंग अ नेशनल इनकम न्यूमेरिकल तो इसमें ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा ट्वीक किया गया है तो आई विल लर्न दिस एज वेल। फॉर्मूला शीट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एरर नोटबुक पे फोकस और अपनी स्पीड पे वर्क करोगे, दैट यू विल गेट इन फेज 2 विच इज 30 से 40 क्वेश्चंस डेली। So IIT JAM is cracked by those who practice smart, not those who read more. As I said, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं कि पढ़ते तो रहते हैं पर फिर भी मार्क्स नहीं आते, उसका रीजन ही यही होता है। दैट इज द एंटायर रीजन कि पढ़ लिया बट सही तरीके से नहीं पढ़ा। So make sure you don't repeat their mistake and you follow the advice I have given you, and with this you can easily score 50 to 60% marks without doing much. तो अगर 4 hours भी on an average you study daily basis पे तो this is doable. Okay, so I will be back with more tips and tricks for my IIT JAM preparing students. ठीक है, if you want me to discuss something special for you, तो please drop in your suggestions in the comment box कि आपको किस चीज पे मेरी help चाहिए, how can I come and help you. And thank you for watching. If you like this, please share it with your friends also to help them out for their plan. आप लोग इकट्ठे पढ़ो, तैयारी इकट्ठे करो, achieve your goals together. And if you want access to more such videos to help you out in your exam preparation, do subscribe to our channel. I will see you again in next video shortly.